एक महिला गोवा पुलिस के पास जाती है और गोवा पुलिस को एक एप्लीकेशन देती है और फिर कहती है कि उसकी जान को ख़तरा है। एप्लीकेशन में जो लिखा था उसने वो ये था कि गोवा की जेल में बंद एक सीरियल किलर है जिसके ऊपर 16 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम है और वो सीरियल किलर 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आ रहा है और उसे जेल से बाहर कोई और नहीं ला रहा है बल्कि खुद पुलिस प्रशासन भेज रही है और किसी ख़ास काम के लिए भी नहीं भेज रही है, बस इसलिए भेज रही है कि उसको जेल में रहते हुए करीब 14 साल हो गए। 14 साल के दौरान उसकी दिमागी हालत और बाकी सब चीज़ें ठीक रहे, सोसाइटी लोगों से घुल मिल सके, इसलिए उसको 21 दिन की छुट्टी दी जाती है और वो बाहर निकले। हालांकि उस सीरियल किलर की जो अपनी बीवी और एक बेटी है उसने उससे अपना रिश्ता तोड़ रखा है और वो अब गोवा में है भी नहीं, वो मुंबई में है। तो सिर्फ छुट्टी इसलिए दी गई ताकि वो जाए, समाज में घुले मिले, थोड़ा उसका दिमाग शांत रहे और फिर वो वापस जेल आ जाए। अब जेल प्रशासन और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये छुट्टी दे दी उसको, लेकिन सोचिए उस महिला पे क्या बीतेगी जिस महिला को वो जेल के अंदर रहते हुए लेटर लिख रहा है, फ़ोन कर रहा है और फ़ोन पे धमकी दे रहा है कि जिस दिन मैं बाहर आया तुझे देख लूँगा। ये 21 दिन उसके लिए क़यामत के दिन गुजरेंगे और इसीलिए वो चाहती थी कि इस सीरियल किलर को बाहर न निकाला जाए। लेकिन देश के इतिहास में ये पहला ऐसा मामला है जब एक घोषित सीरियल किलर को, जिसके ऊपर 1-2 नहीं 16 लड़कियों के कत्ल के इल्ज़ाम है, जिसको 3-3 उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है, उस खूंखार सीरियल किलर को खुद हमारी व्यवस्था 21 दिनों की छुट्टी पर जेल के बाहर आज़ाद एक तरह से भेज देती है। क्या कीजिएगा, कानून ही अपने यहाँ ऐसा है, क्योंकि एक सीरियल किलर जो सोसाइटी के लिए ख़तरा है और जिसके जो ख़ास एक महिला है जिसकी वजह से वो पकड़ा गया, वो एक चश्मदीद है जिसको जेल के अंदर से वो फ़ोन करके धमकाता है, अब वो बाहर आएगा तो उस महिला पे क्या बीतेगी इसका अंदाज़ा आप हम सब लगा सकते हैं। और दूसरा, आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी सीरियल किलर को इस तरीके से बाहर छोड़ा गया है 21 दिन के लिए। फरलो के नाम पर इस सीरियल किलर की रिहाई हुई। इस सीरियल किलर ने क्या कुछ किया वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फरलो के नाम पर इसको 21 दिन की रिहाई दी गई। फरलो और पेरोल या फिर ज़मानत, रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है। लेकिन आज चूँकि ये सीरियल किलर फरलो के ऊपर बाहर आया तो फरलो का कानून थोड़ा सा बता देता हूँ। फरलो असल में सिर्फ उसी कैदी को मिलती है जो या तो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है या फिर सज़ाए मौत, यानी कि छोटी सज़ा ना, अधिकतम सज़ा हो। तो उम्र कैद की सज़ा पाए कैदियों के लिए फरलो एक तरह से रिहाई का एक ज़रिया है। फरलो उन कैदियों को दिया जाता है जो कम से कम जेल के अंदर 3 साल बिता चुके हों और जिनकी कम से कम सज़ा 14 साल हो। फरलो के लिए कोई रीज़न नहीं है, जैसे एक पेरोल पे भी रिहाई मिलती है, लेकिन पेरोल पे ये है कि कोई रीज़न है, आपकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी हो, घर में कोई बीमार हो, किसी की मौत हो गई हो तो आपको छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। फरलो नहीं है, फरलो एक तरह से आपकी छुट्टियाँ हैं। आप जेल में कैदी हैं, उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, तो चलो आप थोड़े दिन जाओ, छुट्टी मना कराओ बाहर। तो इसीलिए फरलो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके हैं, कानून है इसको लेकर। पहली बार जब किसी को फरलो मिलता है तो वो 21 दिनों के लिए मिलता है। हालांकि ये फरलो कई स्टेट्स की बात करें तो बहुत जगह पे हैं, जैसे यूपी में फरलो नहीं है, वहाँ पेरोल है। तो महानंद नायक, गोवा के इतिहास का सबसे खूंखार सीरियल किलर जिसके सर 16 लड़कियों के कत्ल के इल्ज़ाम, वही महानंद नायक 15 जून को फरलो पर रिहा होता है और अगले 21 दिन यानी 5 जुलाई तक वो गोवा में घूमेगा, आज़ाद रहेगा। हालांकि सिर्फ शर्त इतनी है कि हर दूसरे दिन उसको गोवा के एक पुलिस स्टेशन में जाकर दस्तखत करना है। गोवा में एक सेंट जेवियर एकेडमी है जिनकी हैंडीकैप्ड का इंस्टीट्यूट है, ये वहीं रहेगा अगले 21 दिनों तक। और उसकी वजह ये है कि इस इंस्टीट्यूट की जो कर्ता धर्ता है मिस्टर मैवरिक फर्नांडिस, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, या एक तरह से कहें कि उन्होंने कहा है कि ठीक है इसको फरलो पे आप भेजिए, जो भी कानूनी कागजात पे साइन करना है या जो भी अमाउंट देना वो मैं दूंगा। तो मिस्टर फर्नांडिस की एश्योरिटी पर महानंद नायक जेल से बाहर 21 दिन बिता रहा है। कौन है ये महानंद नायक और कैसे एक देश के सीरियल किलर को पहली बार
21 दिन जेल के बाहर छुट्टियां मनाने की इजाज़त दी गई। तो पूरी कहानी ये है कि महानंद नायक गोवा में कभी रिक्शा चलाया करता था। उसकी एक बीवी और एक 3 साल की बेटी हुआ करती थी। बात 1994 की है। 1994 में महानंद नायक ने पहला कत्ल किया था। इसके बाद साल बीतते रहे और उसके कत्ल की तादाद बढ़ती रही। करीब 14 सालों तक अगले 94 से लेकर 2009 तक उसने एक के बाद एक लड़कियों के कत्ल किए। इधर महानंद नायक से अलग गोवा की पुलिस एक ख़ास वहाँ पे इलाका है पोंडा। उस पोंडा इलाके के इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियाँ जिनकी उम्र करीब 25 से 35 साल के दरमियान है, वो गायब होती रहीं। घर वाले कंप्लेंट लिखाते रहे, कुछ लाशें भी मिली, लेकिन पुलिस उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई और उन मिसिंग लड़कियों की पहेली को सुलझा नहीं पाई। मामला चलता रहा। इसी दौरान में 95 में वो ये हुआ था कि एक लड़की गायब हुई थी किसी पोंडा इलाके से। उस लड़की के भाई ने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरी बहन गायब है, और उस रिपोर्ट में उसने ये भी कहा कि आखिरी बार मेरी बहन जो है वो महानंद नायक के साथ देखी गई थी। पुलिस ने उसको बुलाया, पूछताछ की, लेकिन उसने वहाँ पे साफ झूठ बोला। फिर जो रिक्शा यूनियन, उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाया कि आप बेकसूर महानंद को उठा कर ले आए हो, पूछताछ कर रहे हो। पुलिस भी दबाव में आ गई रिक्शा यूनियन के, महानंद नायक को छोड़ दिया। अगर 95 में पुलिस अपनी जांच सही ढंग से करती तो शायद इतने कत्ल नहीं होते। इस रिहाई के बाद महानंद का हौसला और बढ़ा और वह जुर्म करता गया। लड़कियां गायब होती रहीं, कोई सुराग मिलता रही, लाशें मिलती रहीं, लाशों की पहेली सुलझती नहीं, और गोवा पुलिस इसी तरीके से हर केस को अलग अलग मानकर अपना खाना पूर्ति करती रही। 2009 आ गया। 2009 में पुलिस को भी पता नहीं कि अलग अलग, चूँकि हर इलाके में, हर पुलिस स्टेशन में जो लाशें मिलती वही मुकदमा दर्ज होता। अब वो अलग अलग कई इलाके थे। ये जानबूझकर अलग अलग इलाकों में वारदात करता ताकि पुलिस एक दूसरे थाने से उस इंसिडेंट को कनेक्ट न कर पाए। 2009 में ये हुआ कि एक महिला ने पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाई। उसने कहा कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, मेरा रेप किया गया है। उसने नाम बताया। नाम था महानंद नायक का। पहले पुलिस को लगा कि कोई दुश्मनी होगी आपसे, निजी, ये सारी चीज़ें। फिर भी पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की। तो जो कंप्लेनेंट थी महिला, पुलिस तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान ये हुआ कि अगले 1-2 दिनों के अंदर पुलिस के पास एक दूसरी शिकायत आई 2009 में कि एक महिला गायब है। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी। अब उस महिला की जो मिसिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो आखिर में उसका मोबाइल लोकेशन, ये सारी चीज़ें। तो जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो अचानक देखती है पुलिस कि जिस महिला ने रेप की शिकायत लिखाई है और जो महिला गायब है, उस महिला ने इस महिला के मोबाइल पे बातचीत की है। अब एक रेप विक्टिम पुलिस स्टेशन अपनी कंप्लेंट लेकर आई, एक दूसरी महिला जो मिसिंग है, और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन? यहाँ पे पुलिस ने जब ये कनेक्शन उनके सामने आया तो उन्होंने कहा इस रेप विक्टिम से दोबारा पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने उसे बुलाया, पूछा। उन्होंने कहा कि ये एक नंबर है, इस पर आपकी बातचीत कैसे हुई, आपने कॉल किया था उस पर? तो उसने कहा नहीं, ये मेरा नंबर नहीं है और मैं इस महिला को नहीं जानती हूँ। फिर वो कहती है कि शायद महानंद जानता हूँ, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिखाने के लिए आई थी, जिसने मेरा रेप किया। अब पुलिस ने पहली बार ज़ीरो इन किया महानंद को, क्योंकि कनेक्शन जोड़ रहा था। महानंद को पुलिस लेकर आई। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस महिला ने महानंद पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है वो महिला महानंद की वाइफ की सहेली है। वाइफ से पूछताछ की गई तो पता चला कि हाँ वो उसकी सहेली है, लेकिन वाइफ को ये पता नहीं कि उसके पति ने उसके साथ क्या किया। अब पुलिस ने महानंद को फिर से उठाया। जब उठाया तो पुरानी हिस्ट्री खंगाली तो पता चला 95 में भी एक महिला गायब हुई और तब भी उसके भाई ने कहा था आखिरी बार ये देखा गया साथ, लेकिन तब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, छोड़ दिया। लेकिन इस बार एक कंप्लेनेंट थी जो रेप की शिकायत लिखा रही थी और एक महिला गायब थी जिसका उस महिला के साथ फ़ोन पे जो सबूत है वो इस्टेब्लिश हो रहा था। पुलिस ने इसके बाद महानंद नायक को उठाया। 2009 की बात है ये। अब इस बार पुलिसिया तरीके से उससे पूछताछ की गई। पुलिस उस मिसिंग महिला की कड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन इस पूछताछ में जब महानंद नायक ने, जब उसे लगा कि एक तरफ रेप का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ एक गुमशुदा महिला जिसका फ़ोन का कनेक्शन उसके साथ जुड़ रहा है, शायद वो बचेगा नहीं, फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनकर खुद गोवा पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा वो एक मामूली रेप के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हें लगा एक गुमशुदा महिला के केस की तफ्तीश कर रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि वो एक साथ इस महानंद नायक से पूछताछ के बाद गोवा के सबसे बड़े सीरियल किलर से पूछताछ कर रहे हैं। महानंद नायक ने जो पुलिस के सामने कबूल किया, वो पूरी कहानी ये थी कि वो गोवा में रिक्शा चला रहा था। सदर्न गोवा में पोंडा इलाका है, एक बीवी थी और एक बेटी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी रिक्शा चलाते हुए बहुत सारी अकेली महिलाओं को भी उसने एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक पहुंचाया, और इसी दौरान उसकी कई बार नीयत ख़राब हुई। फिर उसने धीरे धीरे जो महिलाएं उसके रिक्शे पे बैठती उनसे बातें करता। ख़ासतौर पर उसकी नज़रें होती उन लड़कियों पर जिनकी उम्र 25 से 35 साल के दरमियान हो। रिक्शे पे बैठाता, उनसे गप्पे मारता। इसके बाद धीरे धीरे वो उनका भरोसा जीतता। जब वो भरोसा जीत लेता तो फिर, और वो सारी लोअर मिडिल क्लास की सारी लड़कियाँ, फिर उसके बाद वो उनसे फ़ोन पे बातचीत करना शुरू करता, और हमेशा अपना नाम ये गलत बताता, नए नाम के साथ। कुछ को बिना रिक्शे वाला बनकर मिला, कहीं इधर उधर जाता, मंदिर में जाता, वहाँ देखता कि दर्शन के लिए लड़कियाँ आ रही हैं, तो उसकी नज़र सिर्फ 25 से 35 साल की उम्र की लड़कियों पर होती। फिर वो उनके करीब जाने की कोशिश करता, उनसे दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता। अपने बारे में बताता कि मैं यहाँ फ़लाने जगह कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कुंवारा हूँ, घर वाले शादी का दबाव डाल रहे हैं। और इसके बाद धीरे धीरे वो लड़की का भरोसा जीतने के बाद फिर कहता क्यों ना हम लोग शादी कर लें। अब लड़की भी देखती कि एक ठीक ठाक लड़का, और अपने कद काठी चेहरे से भी बुरा नहीं, और वो लड़कियों की जो बैकग्राउंड और माली हालत, उन्हें लगा कि इतना अच्छा लड़का शायद हमारे घर वाले भी ना ढूंढे, तो वो भी उसके बातों में और उसकी झांसों में आ जाती। इसके बाद कुछ दिनों की मुलाकात के बाद जब वो पूरी तरह से उन लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा लेता, फिर एक रोज़ मौका देखते ही अब वो अपने जो प्लान का अगला हिस्सा है उस पर अमल करता। अचानक एक दिन वो कहता कि देखो मेरे घर वाले मुझ पर शादी का बहुत दबाव डाल रहे हैं, और मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे घर वाले जो है वो पुराने ख्याल और मिजाज के हैं, बिना उनके आशीर्वाद के भी मैं शादी नहीं कर सकता। तो एक काम करो, घर वालों से तुमको मिलाना है और घर वाले तुमको देख लें, एक तरह से तुम्हारी मुंह दिखाई हो जाए, उसके बाद वो अपना आशीर्वाद दे दें, फिर हम दोनों शादी करेंगे। लड़की को क्या चाहिए कि चलो कम से कम घर वाले की भी सहमति हो। वो कहती ठीक है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो बताता कि ठीक है, मैं घर वालों से बात करके जो सही मुहूर्त होगा वो तारीख़ तुमको बताऊंगा। इसके बाद वो मौका देखते ही एक डेट बताता, एक दिन पहले कहता कल घर वालों से तुमको मिलना है। तो हमारे यहाँ जो रस्म है उसके हिसाब से घर की होने वाली बहू सज धज कर आती है, तो तुम सज धज कर आना। अब चाहे वो साड़ी में हो या सूट में हो, पूरा श्रृंगार करके आना एक दुल्हन की तरह, और साथ में जितने भी गहने हैं तुम्हारे पास वो सब पहन कर आना, ताकि जो घर के हमारी रस्में उस हिसाब से ये लगे कि हाँ ये लड़की भी संस्कारी है। लड़की और खुश हो जाती कि अच्छा परिवार मिला है। इसके बाद बताई हुई तारीख पे वो लड़की चुपचाप अपने घर से निकलती। कई बार घर से ही सच समझ कर निकलती, कई बार घर से सारे कपड़े गहने बाकी चीज़ें लेकर निकलती, और फिर उससे मिलती, और किसी सुनसान जगह पर वो कहता कि चलो तुम अब सज धज लो, क्योंकि घर के बड़े बुज़ुर्ग हमारे माँ बाप तुमको देखेंगे, आज हमारा रिश्ता पक्का होगा। तो जब किसी सुनसान जगह पर ले जाता और वो तैयार हो जाती, इसके बाद उसी के अगर उसने सूट पहन रखा तो दुपट्टे से, या साड़ी पहन रखी है तो साड़ी के किसी एक सिरे को पकड़कर उसका गला घोंट देता। गला घोंटने के बाद वो उसके सारे गहने अपने पास रख लेता, उसके सारे कपड़े उतार लेता ताकि कोई शिनाख्त की चीज़ न बचे। फिर लाश को यूं ही छोड़ देता और वहाँ से निकल लेता। गहनों को अपने इलाके से बहुत दूर जाकर अलग अलग बहुत से सुनार हैं जो चोरी के जेवर खरीदते हैं, उनको बेच देता, उनसे पैसे लेता, और इस तरीके से उसने एक के बाद एक कत्ल करने शुरू किए।
इत्तेफाक से फिर 2003 आ गया। अब तक वो बहुत सारे कत्ल कर चुका था। जो रिक्शा वो चलाता था वो अब पुराने हो गए। जब पुराना हो गया तो उसने रिक्शा भी छोड़ दिया। अब वो घर पर रहता। उसकी बीवी जो है वो नौकरी करती थी, एक सरकारी स्कीम थी उसके तहत, उसमें पढ़ी लिखी थी उसकी बीवी। तो वो अपनी बेटी की घर पे परवरिश करता देखता, बीवी नौकरी करती और साइड में बिजनेस ये था कि फिर वो किसी ऐसी लड़की के शिकार में निकलता, उसका भरोसा जीतता, उसके बाद उसे अपने घर वालों से मिलाने के लिए सजा धजा कर, गहने पहना कर एक ख़ास जगह पर मिलने के लिए बुलाता, किसी सुनसान जगह पर ले जाता, कभी किसी जंगल में, कभी किसी सुनसान बीच के किनारे, कभी किसी सुनसान मंदिर के पीछे, और वहाँ ले जाकर उन्हीं के दुपट्टे या फिर उन्हीं की साड़ी के पल्लू से उनका गला घोंटता और उन्हें मार डालता। एक एक कर ये कत्ल करता रहा। यहाँ पुलिस का जुरिसडिक्शन अलग था, तो कभी कहीं और इलाके से लाश मिलती, कहीं किसी और इलाके से लाश मिलती। पुलिस उन कड़ियों को जोड़ नहीं पाई। बहुत सारे घर वालों ने तो कंप्लेंट भी नहीं की। उन्हें लगा कि लड़की बालिग है, बड़ी है, और शायद जो बहुत सारे ऐसी जगहों पे हमारे यहाँ एक माहौल भी बना हुआ है कि शायद उसने किसी से प्यार किया और लड़के के साथ भाग गई। तो इस लोअर मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इज्जत के डर से या फिर बाकी चीज़ों से वो पुलिस के पास नहीं जाते, ना पड़ोसियों को बताते हैं, बल्कि पड़ोसी पूछे भी कि हाँ तुम्हारी बेटियाँ, तो कह देते हैं चली गई, वो नौकरी करने के लिए दूसरे शहर चली गई या कुछ और करने। लेकिन वो खुद पुलिस के पास नहीं जाते परिवार के लोग, ताकि उनकी बेइज्जती अब ना हो, और वो चुपचाप सब्र कर लेते हैं। या फिर ये लगता है कि कभी ना कभी शादी करने के बाद लौट कर आएगी, पर उन्हें क्या मालूम उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ है। तो इस तरीके से एक एक कत्ल करता रहा और उनके गहने उतारता रहा, उन्हें बेचता रहा और अपना घर चलाता रहा। बीवी को भी पता नहीं, बेटी को भी पता नहीं। करीब 14 साल तक उसने ये काम किया। 14 साल के बाद 2009 में उसके घर उसकी बीवी की सहेली आया करती थी। बीवी चली जाती थी काम पर, ये घर में बेटी की देखभाल करता। सहेली के ऊपर इसकी नीयत डोल गई और फिर इसने सहेली के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, बट उस सहेली ने हिम्मत दिखाई और उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। उस सहेली की कंप्लेंट के साथ साथ एक दूसरी महिला गायब हो गई। उसकी कंप्लेंट भी इत्तेफाक से उसी पुलिस स्टेशन में लिखी गई और उस गुमशुदा महिला की कॉल डिटेल से पता चला कि जो रेप विक्टिम है उन दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि जिस महिला जो गुम हुई थी वो उसका आखिरी शिकार थी। महानंद ने उसका भी इसी तरीके से कत्ल किया था, शादी का झांसा देकर, और अमूमन वो करता यह था कि अपनी हर शिकार के फ़ोन को वो फेंक देता था। लेकिन उस महिला के लास्ट उसकी शिकार थी, उसका शिकार करने के बाद, उसको मारने के बाद उसने उसके मोबाइल से अपनी बीवी की सहेली को फ़ोन किया ताकि वो उससे बात कर सके और वो उसके करीब जा सके। नंबर अननोन था, उसे ये भी डर था वो कंप्लेंट ना कर दे, और इस चक्कर में वो फ़ोन जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड में आ गया। और इधर उसने फिर रेप किया, और ये भी उसे उम्मीद नहीं थी कि ये पुलिस में कंप्लेंट करेगी, लेकिन वो हिम्मत वाली थी, उसने कंप्लेंट कर दिया। और इस तरीके से महानंद पहली बार 14 साल में पकड़ा गया और पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार किया था सिर्फ और सिर्फ एक रेप के इल्ज़ाम में। लेकिन उस गुमशुदा महिला के बारे में जब तफ्तीश शुरू हुई, कॉल डिटेल सामने आया, तो फिर ये रेप का मामला और उस गुमशुदा महिला का मामला सीधे सीधे 16 लाशों की कहानी बयान कर गया। हालांकि गोवा पुलिस को तब भी यकीन नहीं था कि ये गिनती शायद 16 है, क्योंकि 14 लंबे साल थे। उन्हें लगता था कि कत्ल की जो गिनती है वो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत में महानंद ने खुद गुमराह किया। कभी उसने कहा 3 कत्ल किए, कभी 4, कभी 5, और कई बार वो कहता है कि ये तो शायद 30 से भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे केसों में जो बहुत पुराने हों, पुलिस के लिए भी सबूत जुटाना इतना आसान नहीं होता है। इसका अंदाज़ा इससे भी लगाइए कि 16 कत्ल के जो मामले उसके ऊपर डाले गए, उसमें से 3 में तो उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन 7 में वो बरी भी हो गया, क्योंकि पुलिस उन 7 गुमशुदा लड़कियों के केस की जो सबूत है वो अदालत के सामने नहीं रख पाई। जबकि बाकी महिलाओं का मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है और चल रहा है ट्रायल। लेकिन 14 साल महानंद ने जेल के अंदर काट लिए। इन 14 सालों के दौरान यूपी, बिहार, दिल्ली में तो आपको कई बार आपने सुना तिहाड़ से लोग फ़ोन कर रहे हैं। इस महिला ने जो अपनी कंप्लेंट दी है, जब इसको अभी 15 जून को फरलों पर रिहाई का आदेश मिला, तो वो सीधे गोवा पुलिस के पास गई और उसने कहा ये शख्स मुझे बरसों से जेल के अंदर से फ़ोन कर रहा है। तो अब ये भी देखें कि गोवा की जेल भी हमारे देश की बाकी जेलों की हालत उसकी वैसी ही अलग नहीं है। एक उम्र कैद की सज़ा पाया हुआ कैदी जेल के अंदर से मोबाइल पर
एक रेप विक्टिम जिसकी गवाही पर उसको सज़ा हुई, जो पकड़ा गया, फिर ये पूरी सीरियल किलिंग की कहानी खुली, सीरियल किलिंग की, वो उसको अंदर से धमका रहा था कि जब मैं बाहर आऊँगा तुझे देख लूँगा। वो अंदर से उसको लेटर लिखता था धमकी भरे। और अब देखिए कि वो बाहर आ गया और वो महिला मतलब डर डर कर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हालांकि गोवा के डीजीपी ने कहा है कि लोकल पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि वो उसकी सिक्योरिटी देखें। महिला कांस्टेबल भी दे दी गई है ताकि वो उसके इर्द गिर्द रहे। दूसरा, महानंद के ऊपर भी इन 21 दिनों में नज़र रखी जाए। और तीसरा, सबसे हैरत की बात यह है कि जिन मिस्टर मावरिक फर्नांडिस, जो एक तरह का सामाजिक कार्य करते हैं, उनकी पहल पर या उनकी एश्योरिटी पर, उनके आश्वासन पर जो 21 दिनों के लिए बाहर आया है, वो कैसे एक सीरियल किलर को इस तरीके से बाहर लाने में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया। तो मिस्टर फर्नांडिस का कहना था कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी वो मेरे यहाँ है, मेरे इंस्टीट्यूट में है। 21 दिन की आज़ादी जिस दिन ख़त्म होगी और वो वापस जेल जाएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने उसकी सिक्योरिटी क्यों ली, मैंने क्यों उसको अपने यहाँ रखने दिया। तो वो क्या वजह है, ये भी जानना अपने आप में एक दिलचस्प चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो महानंद नायक फ़िलहाल आज़ाद है। 14 साल के बाद फरलो पर इसलिए पुलिस ने उसको रिहाई दी है कि जाओ बाहर, छुट्टियां मनाओ, थोड़ा जेल के अंदर जो तुम्हारी दिमागी हालत कुछ एक तरफा हो गई थी, तो बाहर लोगों से घुलो मिलो, सोसाइटी के बीच में रहो और फिर वापस आओ। अब यहाँ आप लोगों से भी यही सवाल है कि एक शख्स जिसने अलग अलग बेकसूर लड़कियों के, जिसके ऊपर कम से कम 16 लड़कियों के कत्ल का इल्ज़ाम है, उसको यूं ही फरलो पर 21 दिन के लिए छोड़ना कितना सही है, क्योंकि वो उसी सोसाइटी का दुश्मन था। और ऐसे लोगों को कहते हैं कि कभी खुले जगह पर नहीं भेजना चाहिए। तो बहुत सारे जिन 3 केस में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई, वो लोग, या जो बाकी अभी भी है विक्टिम और जो गवाह, उनको भी खतरा है। तो क्या ऐसे मामले में, और ये देश का पहला मामला है जब एक घोषित सीरियल किलर जिसको 3 उम्र कैद की सज़ा हुई है, उसको फरलो पर 21 दिन की रिहाई दे दी गई है बिना किसी कारण के। कारण उसका हो सकता था सिर्फ उसकी बीवी और बेटी, लेकिन मुंबई में ढूंढ कर किसी जर्नलिस्ट ने उसकी पत्नी से पूछा कि आपके पति फरलो पर हैं, तो क्या आप मिलेंगी? महानंद की पत्नी का सीधा सा जवाब था कि जिस दिन हमें उसकी सच्चाई पता चली थी 2009 में, हम माँ बेटी के लिए वो उसी दिन मर चुका था। तो ना हमें मिलना है, ना हमें उसके बारे में जानना है कि वो कहाँ है, क्यों बाहर आया। तो जो अपने हैं उन्होंने उससे अपना एक तरह से पूरा रिश्ता तोड़ लिया है। तो फिर बाकी कौन है जिनके लिए फरलो पर महानंद को रिहा किया गया? ये सच में अपने आप में गहरा सवाल है। तो ये थी गोवा के सबसे खूंखार सीरियल किलर की कहानी, बल्कि उस सीरियल किलर से ज़्यादा उसकी इस अजीब व गरीब और हैरान में डाल देने वाली रिहाई की कहानी 21 दिनों की। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।